हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आई वेलकम यू ऑल। होपिंग यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कंप्लीट द टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ ग्रीवेंस। उसी के साथ ही क्या है कि इसके जो रिटर्न नोट्स हैं दे विल बी अवेलेबल एट माय ऐप अंडर फ्री स्टडी मटेरियल। ये ऐप जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर के अंदर भी अवेलेबल है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगी ताकि आपको आसानी हो जाए इसको डाउनलोड करने के लिए। मैनेजमेंट ऑफ ग्रीवेंस का जो स्टडी मटेरियल है दैट हैज बीन अपलोडेड एट दिस ऐप। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस लिंक पे क्लिक करके जो है इसको जो है आपको डाउनलोड करके उस फ्री स्टडी मटेरियल का जो है डाउनलोड कर सकते हो उसको। उसी तरह अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर सम एम्प्लॉय इज सफरिंग फ्रॉम डिसकंटेंटमेंट या उसको कोई डिससेटिस्फेक्शन है या उसको लगता है कि उसके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, जब वो उसको कंप्लेंट करता है तो दैट बिकम्स द ग्रीवेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि एम्प्लॉयज की जो ग्रीवेंसेस होती हैं उनको हैंडल करना बहुत ही एसेंशियल होता है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ये जो ग्रीवेंस है दैट शुड बी अराइज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट फ्रॉम द पर्सनल प्रॉब्लम्स, नॉट फ्रॉम द पर्सनल रीजंस। मतलब दे शुड बी फ्रॉम दे शुड बी द रीजन शुड बी दी ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम जो ग्रीवेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैंडल होती है, किस तरह से मशीनरी है जो उस ग्रीवेंस को सॉल्व करती है। तो देखो, जब भी कोई एम्प्लॉय को कोई भी ग्रीवेंस होती है तो जो फर्स्ट इनिशियल लेवल पे जो है उसको फ्रंट लाइन सुपरवाइजर, जो उसका इमीडिएट बॉस होता है, उसके द्वारा इसको सॉल्व करना चाहिए। और इसके अंदर क्या है कि 3 पर्सन होते हैं, ग्रीव्ड एम्प्लॉय है, इमीडिएट बॉस है एंड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर फ्रंट लाइन सुपरवाइजर जो है उसको सॉल्व नहीं कर पाता या करता है, ग्रीव्ड एम्प्लॉय उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो सेकंड जो स्टेप है वो सुपरवाइजर लेवल के पास जाता है। सुपरवाइजर लेवल के अंदर भी जो यूनियन मिडिल लेवल यूनियन लीडर जो है, मतलब 3 पार्टीज होती हैं। फिर उसके बाद अगर वहां पे भी सॉल्व नहीं होता तब जो है ये टॉप मैनेजमेंट को रेफर किया जाता है। अगर वहां पे भी क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है स्टिल उसको लगता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुई, तब ये जो मैटर होता है थर्ड पार्टी के पास जो है जाता है, दैट इज आर्बिट्रेशन। तो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो जो मैनेजर्स होते हैं, they have to discover कि employee is suffering from the grievance, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जो एक ऑर्डिनरी मैनेजर है उसको हो मतलब जब ग्रीवेंस होती है तो पता चलता है, तो उससे पहले ही अगर हम ग्रीवेंस को खत्म कर दें तो वो ज्यादा बेटर है। तो एक्सीलेंट मैनेजर जो होता है वो शुरू में एंटिसिपेट कर लेता है, डिस्कवर कर लेता है कि एम्प्लॉइज के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने इसको किस तरह से रोकना है। तो क्या मेथड्स हैं जिसके द्वारा जो मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वो लोगों को जो है जज करते हैं कि दे आर हैविंग सम ग्रीवेंस। तो जो मेथड्स हैं जिनको मैंने अगली स्लाइड के अंदर जो है डिस्कस किया है: ऑब्जर्वेशन, ग्रीवेंस प्रोसीजर, एग्जिट इंटरव्यू, ओपिनियन सर्वे एंड ग्राइप बॉक्स। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है कि देखो, जो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वो जो लोग उसके नीचे काम करते हैं उनको ऑब्जर्व करता है, उनके एक्शन से उसको पता चल जाता है कि ये उनका जो बिहेवियर है सही नहीं है, और वो इस चीज को जो है क्विकली जो है रिपोर्ट करता है। अगर हमें लगता है कि कोई एम्प्लॉय, जैसे वो मैनेजर या सुपरवाइजर को लगता है कि ये जो एम्प्लॉय है दूसरों के साथ इसकी बन नहीं रही, या वो लापरवाही के साथ मटेरियल को खराब कर रहा है, या ऑर्डर को डिसोबे कर रहा है, या वो काम पे लेट आ रहा है या एब्सेंट हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर वो जो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, ऑब्जर्व कर रहा है कि जो एम्प्लॉय है इसका बिहेवियर जो है बड़ा ही अनयूजुअल है, तो वो इस चीज को रिपोर्ट कर सकता है। ग्रीवेंस प्रोसीजर, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक सिस्टमेटिक वे में जो है कि जो एम्प्लॉयज की कंप्लेंट्स होती हैं उनको अच्छे तरीके से हैंडल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये प्रोसीजर नहीं है, तो क्योंकि एक अगर ये ग्रीवेंस को हैंडल ना किया तो एक
मतलब वॉल्केनो की तरह ये फट सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। और उसी तरह क्या है कि जब एम्प्लॉय जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं, तो वहां पे एग्जिट इंटरव्यू होना चाहिए। क्योंकि अगर एग्जिट इंटरव्यू के द्वारा मैनेजर जो है जानने की कोशिश करता है कि एम्प्लॉय जो है क्या रीजन है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है, क्योंकि अगर एग्जिट इंटरव्यू के अंदर वो रीजन जो है पॉइंट आउट हो जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज की ग्रीवेंस है उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। ओपिनियन सर्वे के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो है समय समय पे जो है सर्वे कंडक्ट किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बारे में उनकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, क्या उनको लगता है कि बेटरमेंट हो सकती है। ग्रुप मीटिंग हो सकती है, वर्कर के साथ रेगुलर इंटरवल पे इंटरव्यू हो सकते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग सेशन हो सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि एम्प्लॉयज के अंदर ये डिससेटिस्फेक्शन है, ये डिसकंटेंटमेंट है। उसी तरह क्या है कि ग्राइब बॉक्स में भी केप्ट एट द प्रोमिनेंट लोकेशन इन द फैक्ट्री, ताकि वहां पे अनोनिमस जो है वो अपनी कंप्लेंट्स डाल सकते हैं किसी भी एस्पेक्ट को लेके, ताकि जो है बेसिकली जो है कि वो जो है कि वहां में मतलब बिना किसी मतलब बिना किसी अ, चिंता के वो वहां पे अपनी प्रॉब्लम जो है बता सकता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है सुचेत हो जाए। उसी तरह ओपन डोर पॉलिसी कुड बी अडॉप्टेड। इट इज ए काइंड ऑफ वॉक इन मीटिंग विद द मैनेजर, विद द एम्प्लॉय कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग ओपनली अबाउट एनी वर्क रिलेटेड ग्रीवेंस। देखो, जो ओपन डोर पॉलिसी है इसके अंदर जो वर्कर है वो कभी भी मैनेजर के साथ डिस्कस कर सकता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है, और मैनेजर जो उसकी वर्बल कंप्लेंट होती है उसको वो चेक कर सकता है कि ये सही है कि नहीं सही है। पर ये जो पॉलिसी है दैट इज ओनली सुटेबल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे एम्प्लॉयज का नंबर ज्यादा होता है, तो ओपन पॉलिसी जो है वहां पे अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये थी कि जिसके द्वारा जो है डिस्कवर किया जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ग्रीवेंस एग्जिस्ट करती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर। अगर हम ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर कि किस तरह से हम ग्रीवेंस को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर ग्रीवेंस होती है तो किस तरह से हम उसको सेट बाय सेट जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो हर एक जो मैनेजमेंट है उसको एक प्रोसीजर जो है होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चाहे कोई लीगली प्रोविजन नहीं है कि इस तरह का जो है ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर होना चाहिए, तो इनमें से दो प्रोसीजर में से वो जो ऑर्गेनाइजेशन है चूज कर सकती है। कॉमन प्रोसीजर है, मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर है। जो कॉमन प्रोसीजर है इसके अंदर जो है क्लॉज 15 ऑफ द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रोवाइड्स ऑल कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ complaint shall be submitted to the manager or the other person specified in this behalf with the right of appeal to the employer। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी एम्प्लॉयमेंट से यहाँ पे है ऑल कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जॉब कर रहे हो उसकी वजह से अगर आपकी कोई कंप्लेंट है, तो मैनेजर या अदर पर्सन जो भी वो स्पेसिफाइड होते हैं उसको आपने सबमिट करनी होती है। तो जो कॉमन और इनफॉर्मल वे होता है जिसके अंदर आप इमीडिएटली, अगर मैं काम कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई ग्रीवेंस है, तो मुझे इमीडिएट अपने सुपरवाइजर को मिलना चाहिए। अगर मुझे वहां से कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता, तब मुझे अपने अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ तो जो मेरा इमीडिएट बॉस है मैं पहले उसको मिलूं। अगर वहां से मुझे लगता है कि कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है, तब जो मेरे डिपार्टमेंट का हेड है या पर्सनल रिलेशन ऑफिसर है इन द पर्सनल डिपार्टमेंट, मैं उसको मिलूं। अगर वहां से भी मुझे लगता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, देन आई शुड गो टू द टॉप एग्जीक्यूटिव। अगर वहां पे भी मुझे लगता है कि I'm not able to get the justice, then it should be referred to the arbitration joint grievance committee। तो वहां पे जो कमेटी का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। तो ये है कॉमन प्रोसीजर। अब हम देखते हैं सेकेंड जो है डेट इज द मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर। देखो यहाँ पे जो है ये ड्राफ्ट मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर है विच इज एक्सेप्टेड बाय द लेबर कॉन्फ्रेंस इन 1958। इसके अंदर क्या है कि देखो ये ऑर्गेनाइजेशन इस मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर को जो है अलॉन्ग विद अमेंडमेंट, अलॉन्ग विद सम मॉडिफिकेशन जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मतलब सेट कर सकती है। जहाँ पे कोई एग्रीव्ड एम्प्लॉय का मतलब है कि जो व्यक्ति जो है ग्रीवेंस फील कर रहा है, जो लगता है कि डिससेटिस्फाइड है, जिसको लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वो
वर्बली जो है जो भी मैनेजमेंट ने इस पर्पस के लिए डेजिग्नेट किया होता है उसके साथ जो है जाके वर्बली फेस टू फेस जो है टॉक कर सकता है। और प्रोवाइडेड कि वो जो बंदा मैनेजमेंट ने डेजिग्नेट किया है उसने जो एग्रीव्ड एम्प्लॉय है उसका जो जवाब है वो 48 आवर्स के अंदर देना है। और अगर वो जो है वर्कर जो है सेटिस्फाइड नहीं होता या वर्कर को वो जवाब नहीं दे पाता 48 आवर्स के अंदर, तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अपनी ग्रीवेंस जो है रिटन फॉर्म के अंदर जो है डाल सकता है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है उसकी ये बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इसको 3 दिन के अंदर जो है इसका आंसर करे। अगर वो 3 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लेता तो उसको बताना पड़ेगा कि उसे 3 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया। उसी तरह क्या है कि एग्रीड जो एम्प्लॉय है अगर यहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरी जो ग्रीवेंस है वो ग्रीवेंस कमेटी को भेजी जानी चाहिए। और ग्रीवेंस कमेटी के अंदर जो है 4-5 लोग होने चाहिए। ग्रीवेंस कमेटी जो है जब उसको वर्कर की रिक्वेस्ट आती है तो विद इन 7 डेज जो है वो इसकी रिकमेंडेशन जो है मैनेजर को सेंड करती है। उसके अंदर क्या है कि प्रोवाइडेड ये है कि यूनानिमस डिसीजन जो है जो सारी कमेटी का डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट होगा। अगर वहाँ पे ओपिनियन का डिफरेंस है तो मैनेजर को जो है मेंबर्स के जो व्यूज हैं और रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके लिए रेफर किए जाएंगे। और अगर जो है फाइनल डिसीजन जब हम जब ग्रीवेंस कमेटी की रिपोर्ट आती है तो विद इन 3 डेज जो है ये जो वर्कर है उसको ये डिसीजन जो है कम्युनिकेट होना चाहिए। और अगर वर्कर यहाँ पे भी फाइनल डिसीजन के साथ जो है इज नॉट सेटिस्फाइड तो वो मैनेजर को जो है मतलब अपील कर सकता है। और यहाँ पे क्या है कि वो किसी यूनियन ऑफिशियल को भी साथ में लेके जा सकता है। और रिवीजन पिटीशन के 7 दिन के अंदर जो है उसको डिसीजन कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी उसके साथ उसको लगता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड देन इट शुड बी रेफर टू द वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। देखो फॉर्मल जो कॉन्सलेशन है जो फॉर्मल मतलब अथॉरिटीज हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो तब तक इंटरवेन नहीं करती जब तक ये सारे स्टेप्स जो है वर्कर जो है नहीं ले पा। अगर सारे वर्कर्स ने स्टेप्स ले लिए हैं उसके बाद जो है अगर arbitration से भी मैटर सॉल्व नहीं होता then it is referred to the formal conciliations. Grievance shall be presumed to be disputed only when the final decision of the top management is turned down. देखो grievance जो होती है तभी हम मानते हैं कि ये dispute है जब टॉप मैनेजमेंट का जो फाइनल डिसीजन होता है उसको भी वो टर्न डाउन कर देता है वर्कर को लगता है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है। उसी तरह हम देखते हैं कि ग्रीवेंस जो लेजिस्लेशन इंडिया के अंदर क्या है मतलब कोई सफिशिएंट लेजिस्लेशन नहीं है। देयर आर 3 लेजिस्लेशन जो कि एम्प्लॉयज की ग्रीवेंस के साथ डील करती हैं। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 रिक्वायर्ड दैट एवरी एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 100 और मोर वर्कर शुड फ्रेम स्टैंडिंग ऑर्डर्स। और उसके अंदर क्या है कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर एक प्रोविजन ये भी होनी चाहिए कि अगर वर्कर को लगता है कि हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुई है या एम्प्लॉयर ने जो है या उसके एजेंट ने कोई गलत एक्शन उनके अगेंस्ट लिया है तो दे शुड हैव ए मतलब कि किस तरह से उस जो ग्रीवेंस है उसको किस तरह से जो है एड्रेस करना है किस तरह से सॉल्व करना है। उसी तरह फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो है ये प्रोवाइड करता है फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए वेलफेयर ऑफिसर। वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए अगर वहाँ पे जो है 500 या उससे ज्यादा लोग जो हैं एम्प्लॉयड हैं। और ये जो वेलफेयर ऑफिसर है ये जो वर्कर्स हैं उनकी कंप्लेंट्स और ग्रीवेंस को देखेगा और जो एग्जिस्टिंग लेबर लेजिस्लेशन है उसको भी चेक करेगा कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन है। उसके अलावा जो इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स होती हैं डिस्चार्ज के रिगार्डिंग डिसमिसल के रिगार्डिंग रिट्रेंचमेंट के अंदर वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है उसके मुताबिक उसको देखा जाएगा। और उसी तरह ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट 1982 है जिसके अंदर क्या है कि ग्रीवेंस सेटलिंग कमेटी होनी चाहिए। और उसी तरह कोई भी जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जिसके अंदर 50 या उससे ज्यादा लोगों को जो रखा गया है तो वो ग्रीवेंस सेटलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि जो इंडिविजुअल वर्कर की कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको वो सेटल करे। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे बेसिकली जो है where such dispute arises, the worker or the trade union of which is member, conciliation board, labor court, industrial और national court। तो इस तरह से क्या है कि
यहाँ पे जो हमने जब भी कोई डिस्प्यूट होती है तो दैट शुड बी रेफर टू द कंसलेशन बोर्ड, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल और नेशनल कोर्ट, जब तक कि बेसिकली जो है, क्योंकि जो पहली अथॉरिटीज ने जो डिसीजन लिया है अगर वो वर्कर को एक्सेप्टेबल नहीं है। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट शुड बी द एसेंशियल ऑफ ए सक्सेसफुल ग्रीवेंस हैंडलिंग। देखो यहाँ पे क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, जो भी ग्रीवेंस सिस्टम जो है सेट किया जाता है, इट शुड बी इन इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रिवेलिंग लेजिस्लेशन। और उसी के साथ ही क्या है कि जो ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम है, ये जो स्टेचुटरी प्रोविजन है, ये उसको सप्लीमेंट करे। और उसी तरह क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर जो है सेटअप किया जाता है, तो दैट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ताकि उनको लगे कि उनके साथ जो है उनको जस्टिस यहाँ पे दिया जाएगा। और उसी तरह जो ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी है, जो प्रोसीजर है वो क्लियर होना चाहिए, विदाउट एनी एम्बिग्विटी होना चाहिए। एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि जब हमें कोई ग्रीवेंस होती है तो हमने पहले किसको रेफर करना है, किस तरह से अपील करनी है। और ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर जो है सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। और ग्रीवेंस जब भी होती है तो इसको बड़ी क्विकली और स्पीडली जो है वर्कर को सोल्यूशन इसका देना चाहिए। और सुपरवाइजर जो है, यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर मिलनी चाहिए कि किस तरह से हमने ग्रीवेंस को हैंडल करना है। और समय समय पे जो है इसका रिव्यू होना चाहिए, ताकि इसको जो है एक बेटर और इफेक्टिव जो है बनाया जा सके।